प्रेस्टन के फादर कोई गरीब आदमी नहीं थे। उनका अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन वो अभी से अपने बच्चों में पैसे कमाने और पैसे बचाने की आदत डालना चाहते थे। अगली सुबह उसके दोनों भाई बेसबॉल का मैच देखने जाने लगते हैं, तो प्रेस्टन भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते। उसके फादर फिर से उसे पैसों की बचत करने का लेक्चर देने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो बचत कहाँ से करेगा। अब उसकी मॉम उसे उसकी ग्रैंड मदर का भेजा हुआ एक गिफ्ट देती है, क्योंकि अगले हफ्ते प्रेस्टन का बर्थडे आने वाला था। इसके अंदर उसकी ग्रैंड मदर का साइन किया हुआ एक चेक होता है, जिस पर वो पैसे लिखना भूल गई थी। उसके फादर कहते हैं कि ये एक ब्लैंक चेक है और वो इस पर $11 की रकम लिखकर उसे दे देते हैं। प्रेस्टन अब पैसों की बचत करने का फैसला करता है और कंप्यूटर पर एक लिस्ट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि उसे अपना खुद का एक घर खरीदना है। इसके बाद वो सो जाता है। अब यहाँ से कहीं दूर टाउन की एक सुनसान जगह पर जेल से भागे हुए एक ठग को दिखाया जाता है, जिसका नाम क्विंगली होता है। जेल जाने से पहले यहाँ उसने अपनी लूट के पूरे $1 मिलियन छुपाए होते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल वो अपनी एक नई पहचान हासिल करने के लिए करने वाला है, जिससे पुलिस उसे पकड़ न पाए। लेकिन इन सारे नोटों के नंबर एक सीरियल में होते हैं और पुलिस के भी रिकॉर्ड में होते हैं, इसलिए वो बिटरमैन नाम के एक बड़ी बैंक के सीईओ के पास जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में पहले उसका पार्टनर हुआ करता था। क्विंगली उससे इन नोटों के बदले नॉर्मल नोट बदल कर देने के लिए कहता है, जिससे पुलिस को उस पर कोई शक न हो सके। बिटरमैन फिर से मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए पहले वो उससे मना करता है, लेकिन क्विंगली उसके पुराने कारनामों के लिए अपने साथ उसे भी जेल ले जाने की धमकी देता है, तो वो नोट बदलने के लिए तैयार हो जाता है। क्विंगली उससे बदले हुए नोटों को अगले दिन जूस नाम के अपने एक आदमी को देने के लिए कहता है, तो जाते हुए बिटरमैन उसे एक टेम्परेरी चेकबुक दे देता है, जिससे वो उसके आदमी को पहचान सके। इसी दौरान प्रेस्टन भी बैंक में अपना $11 का चेक लेकर आता है और इसे वो शे नाम के अकाउंटेंट को देखकर उससे अपना एक नया खाता खुलवाने के लिए कहता है। शे प्यार से उसे समझाती है कि नया खाता खुलवाने के लिए पहले उसे कम से कम $200 की रकम जमा करनी होगी। प्रेस्टन उसके प्यार भरे अंदाज से बहुत इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि जब उसके पास $200 हो जाएंगे तो वो खाता खुलवाने जरूर आएगा। अब बैंक से बाहर उसका शरारती दोस्त बच उसका $11 का चेक छीनकर भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए प्रेस्टन क्विंगली की कार के पीछे गिर जाता है, जिससे उसकी साइकिल टूट जाती है। ये देखकर वहाँ कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस मुसीबत से बचने के लिए क्विंगली अपनी जेब से एक चेक निकालकर उस पर कोई रकम लिखने वाला होता है, लेकिन तभी उसे पुलिस की एक कार दिखाई देती है और वो प्रेस्टन को साइन किया हुआ खाली चेक देकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचने पर प्रेस्टन के फादर जब उसकी टूटी साइकिल देखते हैं, तो वो बिना कुछ पूछे ही उसे डांटना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुस्से में प्रेस्टन भी उन्हें एक्सीडेंट के बारे में बिना कुछ बताए अपने कमरे में चला जाता है। रात को वो क्विंगली के उस चेक को निकालकर देखता है, तो उसे अपनी ग्रैंड मदर का भेजा हुआ ब्लैंक चेक याद आ जाता है, जिस पर उसके फादर ने $11 की रकम लिख दी थी। पहले तो वो $200 की रकम लिखना चाहता था और फिर 1000 की, लेकिन आखिर में वो पूरे $1 मिलियन की रकम टाइप करके उस खाली चेक के ऊपर प्रिंट कर देता है, वो भी कैश में। अगले दिन वो इस चेक को कैश कराने के लिए बैंक पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है। ऊपर से आज शे की बजाय एक मोटी अकाउंटेंट उसे अपने काउंटर पर बुला लेती है, तो वो और भी घबरा जाता है। जब वो अकाउंटेंट चेक पर $1 मिलियन की रकम लिखी हुई देखती है, तो उसे ये कोई मजाक लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे ये चेक बिल्कुल असली लगता है, इसलिए वो उसे अपने साथ बिटरमैन के ऑफिस में ले जाती है। बिटरमैन को भी जब चेक पर क्विंगली के साइन के साथ पूरे $1 मिलियन की रकम लिखी हुई दिखती, तो उसे लगता है कि पुलिस की नजरों से बचने के लिए क्विंगली ने इस बच्चे को पैसे लेने के लिए भेजा है, इसलिए वो उस मोटी अकाउंटेंट को वापस भेजकर चेक को जला देता है। प्रेस्टन को लगता है कि वो पकड़ा गया है, लेकिन तभी बिटरमैन उसे रोककर अपनी छुपी हुई अलमारी से नोटों की कट्टियां निकालने लगता है और पूरे $1 मिलियन कैश उसके बैग में भरकर उसे वापस भेज देता है। उसके ऑफिस से निकलते हुए प्रेस्टन क्विंगली का असली आदमी जूस से भी टकरा जाता है, लेकिन वो उसे कोई स्कूल से भागा हुआ बच्चा समझकर उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो बिटरमैन के ऑफिस जाता है और उसे क्विंगली का हाथ से लिखा हुआ $1 मिलियन का चेक देकर पैसे मांगता है। बिटरमैन अब समझ जाता है कि उस बच्चे को पैसे देकर उससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर की ओर भागता है, लेकिन तब तक प्रेस्टन यहाँ से काफी दूर जा चुका होता है। जब क्विंगली को पता चलता है कि बिटरमैन ने उसका पैसा किसी बच्चे को दे दिया है, तो वो उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने कल खुद ही एक बच्चे को ब्लैंक चेक साइन करके दिया था। अब वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस के पास तो जा नहीं सकता था और ना ही अखबार में उसका एडवर्टाइजमेंट दे सकता था, इसलिए वो जूस और बिटरमैन के साथ मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर घर पहुंचकर प्रेस्टन एक प्रॉपर्टी एजेंट का नंबर लगाता है और कंप्यूटर की रोबोटिक वॉइस के जरिए उससे बात करके $1.5 लाख के एक खंडर मकान को $3 लाख में खरीद लेता है, लेकिन वो अपना असली नाम बताने की बजाय उसे एक नकली नाम मिस्टर मैकिंटोश बता देता है। इसके बाद वो अखबार से एक गाड़ी शोरूम का नंबर निकालकर मैकिंटोश के नाम से ही एक महंगी लिमोजिन गाड़ी ऑर्डर करता है और साथ ही एक ड्राइवर को नौकरी पर रखकर उसे घर से पिक करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं, तो वो घर की खिड़की से कूदकर गाड़ी के पास जाता है, लेकिन हेनरी नाम का वो ड्राइवर उसे बच्चा समझकर गाड़ी से दूर हटने के लिए कहता है। ये देखकर प्रेस्टन नोटों की एक गड्डी उसकी ओर उछालता है, तो वो ड्राइवर चुपचाप सलाम करके उसे गाड़ी में बिठाता है और फिर उससे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रेस्टन उसका शक दूर करने के लिए बताता है कि वो मिस्टर मैकिंटोश के पास नौकरी करता है और ये गाड़ी उन्होंने उसे काम के लिए दी है। अब हेनरी उसे शहर के सारे शॉपिंग मॉल्स में घुमाता है, जहाँ से प्रेस्टन अपने लिए बहुत सारे महंगे कपड़े खरीदता है। फिर वो टीवी, खिलौने, वीडियो गेम्स और घर को सजाने वाली बहुत सारी महंगी चीजें खरीदता है। वापस आते हुए वो अपने लिए एक बड़ी सी आइसक्रीम खरीदता है, जितनी उसके पेरेंट्स उसे कभी नहीं खाने देते थे। यही नहीं, वो अपने ड्राइवर हेनरी को भी गिफ्ट में एक शानदार घड़ी देता है, जिसके लिए हेनरी उसका शुक्रिया करता है। रास्ते में उसे बैंक अकाउंटेंट शे दिखाई देती है, तो वो कार रुकवाकर उससे कहता है कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है और वो कल अपना खाता खुलवाने के लिए बैंक आकर उससे मिलेगा। वो शे को भी वही सेम कहानी बताता है जो उसने हेनरी को बताई थी, कि वो मैकिंटोश नाम के एक अमीर बिजनेसमैन के लिए काम करता है। उसके जाने के बाद शे एक गाड़ी के पास आकर उसमें बैठे आदमी से प्रेस्टन के बारे में बात करने लगती है और यहाँ पता चलता है कि शे पुलिस की एक एजेंट है, जो बैंक में काम करके मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करने वालों को पकड़ने के मिशन पर होती है। अगले दिन प्रेस्टन के फादर अपने काम पर जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि पूरे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिनमें से कुछ वर्कर फर्नीचर, टीवी, खिलौने और बहुत सारा सामान उनके पड़ोस
उसके खंडर मकान में ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा प्रेस्टन उन लोगों को ऑर्डर देकर ये सारा काम करा रहा होता है। पूछने पर प्रेस्टन उन्हें बताता है कि अपने बड़े भाइयों की तरह उसने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया है और वो मिस्टर मैकिन्टोश के लिए काम करता है, जो कुछ दिन में उनके पड़ोस में आकर रहने वाले हैं। फिर वो कहता है कि वो मिस्टर मैकिन्टोश को नहीं जानते, लेकिन मिस्टर मैकिन्टोश उन्हें और उनके काम के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर उसके फादर खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक मिलियनर के साथ जान पहचान से उन्हें काफी फायदा हो सकता था। अब उनकी गाड़ी निकलवाने के लिए प्रेस्टन जैसे ही ऑर्डर देता है तो सारे वर्कर तुरंत रास्ता छोड़कर खड़े हो जाते हैं और उसके फादर उसका ये रुतबा देखकर हैरान से उसे देखते रह जाते हैं। इसके बाद जब उसके नए घर का सारा काम पूरा हो जाता है तो ये बच्चों के किसी अम्यूजमेंट पार्क जैसा दिखाई देता है, जिसमें एक रेस ट्रैक होता है और कई सारे बलून हाउस और झूले होते हैं। इसके अलावा उसके पर्सनल ऑफिस से स्लाइडिंग के सहारे जुड़ा एक स्विमिंग पूल और कई सारे वीडियो गेम्स भी होते हैं, जिन्हें वो अपने ड्राइवर हेनरी के साथ खेलकर खूब मस्ती करता है। दूसरी ओर क्विंगली, बिडरमैन और जूस को दिखाया जाता है, जो प्रेस्टन को बच्चों के खेलने और घूमने वाली जगहों पर ढूंढते फिर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देता। मगर अब तक ये खबर पूरी कॉलोनी में फैल जाती है कि मैकिन्टोश नाम का कोई अमीर बिजनेसमैन उनके पड़ोस में रहने के लिए आने वाला है। दूसरी ओर बैंक में लगातार आ रहे इतने सारे कैश को देखकर शे को भी कुछ शक होता है और वो मैकिन्टोश नाम के इस अमीरजादे से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ उसे मैकिन्टोश की जगह स्विमिंग पूल में तैरता हुआ प्रेस्टन मिलता है, जो उसे बताता है कि मिस्टर मैकिन्टोश तो बहुत बिजी रहते हैं और अगले कई हफ्तों तक वो उससे मिल नहीं पाएंगे। ये सुनकर शे वापस जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैकिन्टोश की गैर मौजूदगी में उसके सारे काम वो ही देखता है, इसलिए अगर उसे एतराज ना हो तो वो उसे घुमाने ले जा सकता है। शे उसकी बात मान लेती है और शाम को उसके साथ घूमने जाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रेस्टन अब अपने ड्राइवर हेनरी के साथ मिलकर शे के साथ मुलाकात की तैयारियां करता है और किसी अच्छे दोस्त की तरह पूरे दिन उसके साथ खेलता रहता है। शाम को वो अपने फादर के घर जाता है और शे के साथ मुलाकात के लिए सूट बूट पहनकर अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है। उसके पेरेंट्स को उसकी मैकिन्टोश वाली बात पर पूरा यकीन होता है, लेकिन फिर भी उसके फादर रात को उसे बाहर जाने से मना करने लगते हैं। ये देखकर प्रेस्टन कहता है कि वो तो आज मिस्टर मैकिन्टोश को उनका बिजनेस प्लान दिखाने वाला था। उसकी बात सुनकर उसके फादर तुरंत पलटी मार लेते हैं और उसे अपने बिजनेस प्लान की कॉपी देकर जल्दी से बाहर भेज देते हैं। अब रात को वो शे को अपने साथ एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के दौरान शे बार बार उससे मिस्टर मैकिन्टोश के बारे में जानने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो बात को घुमाकर उसे एक महंगा नेकलेस देता है और कहता है कि ये मिस्टर मैकिन्टोश की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। फिर वो उसे एक पार्क में पानी के फव्वारों के बीच ले जाकर उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए क्विंगली, बिडरमैन और जूस आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस्टन भी उन्हें देख लेता है और वो शे का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है और उनके आने से पहले ही वहाँ से भाग जाता है। शे को उसके साथ खेलकर बहुत मजा आता है और वो इसके लिए उसका शुक्रिया करती है। प्रेस्टन भी उससे दोबारा मिलना चाहता था, इसलिए वो उससे झूठ बोलकर अपने बर्थडे को मिस्टर मैकिन्टोश का बर्थडे बता देता है और उसे पार्टी में इनवाइट करके घर चला जाता है। अगले दिन वो एक पार्टी ऑर्गेनाइजर को बुलाकर बात करता है, लेकिन वो एक शानदार पार्टी के बहाने उससे बहुत सारा पैसा ऐंठना चाहती थी। फिलहाल वो उससे $10,000 एडवांस लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो वीडियो कॉल करके हेनरी को अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन हेनरी आज अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है, इसलिए अब प्रेस्टन अपने दोनों भाइयों को भी मैकिन्टोश की नौकरी पर रख लेता है, जिनमें से एक से वो गाड़ी साफ करवाता है और दूसरे से बॉलिंग करवाकर बेसबॉल खेलता रहता है। लेकिन जब वो भी चले जाते हैं तो प्रेस्टन अकेला पड़ जाता है और अपने किसी भी खिलौने और गैजेट्स में उसे कोई मजा नहीं आता। अब वो अपनी साइकिल लेकर पास के एक पार्क में जाता है, जहाँ बच्चों को खेलता देखकर वो अपने पुराने दिनों को मिस करने लगता है, जब वो भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेलने आया करता था। तभी उसकी नजर अपनी ओर आती हुई कार पर पड़ती है, जिसमें क्विंगली, बिडरमैन और जूस होते हैं। उन्हें देखते ही प्रेस्टन अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो तीनों से पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता और उनकी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों के बीच फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उन्हें प्रेस्टन का दोस्त बच हाथ लग जाता है, जो उसका एड्रेस बताने के बदले उनसे पैसे मांगने लगता है, लेकिन क्विंगली उसे कोई पैसा नहीं देता और एक बिल्डिंग की छत से लटकाकर उससे प्रेस्टन का एड्रेस उगलवा लेता है। अब बर्थडे पार्टी की रात आ जाती है और प्रेस्टन तैयार होकर पार्टी में जाने लगता है, लेकिन जाते हुए उसके दोनों भाई उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि शे सिर्फ मैकिन्टोश की दौलत के लिए उससे प्यार से बात करती है, वरना वो उसकी ओर देखेगी भी नहीं। उनकी इस बात से प्रेस्टन उदास हो जाता है और हेनरी से इस बारे में पूछता है, लेकिन हेनरी भी यही कहता है कि वाकई कुछ लोग सिर्फ उसके पैसे की वजह से उससे प्यार से बात करते हैं। ये सुनकर अब प्रेस्टन का दिल टूट जाता है और वो उदास सा मुंह लेकर पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे बच्चा समझकर किसी भी गिफ्ट को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि उन सबको आज मिस्टर मैकिन्टोश का इंतजार होता है। प्रेस्टन को यहाँ का खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पिज्जा और आइसक्रीम पसंद थे, लेकिन यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं होता। दूसरी ओर शे और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो ये पता लगा लेते हैं कि मैकिन्टोश नाम के किसी भी आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो अंदाजा लगाते हैं कि ये कोई क्रिमिनल है जो मैकिन्टोश नाम से अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है, इसलिए आज वो पार्टी में जाकर उसे गिरफ्तार करने का प्लान बनाते हैं। इधर पार्टी ऑर्गेनाइजर प्रेस्टन को $1,00,000 का बिल पकड़ा देती है, जिसे लेने के लिए वो अपने ऑफिस जाता है, लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास होता है कि उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं और अब उसके पास सिर्फ $400 बचे होते हैं। ये देखकर वो परेशान सा अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ जाता है कि तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और कुर्सी पर मिस्टर मैकिन्टोश को समझकर वो कहते हैं कि आज प्रेस्टन का बर्थडे है, इसलिए हो सके तो वो उसे जल्दी घर भेज दे। फिर वो कहते हैं कि पिछले कुछ वक्त से वो देख रहा है कि प्रेस्टन बहुत ज्यादा वक्त काम पर ही रहता है और ऐसा लगता है जैसे पैसा उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन गया हो, लेकिन आज इसके लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गरीबी में पलने की वजह से उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दिया था और यही बात वो अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि इस तरह वो अपने बच्चों से उनका बचपन छीन लेंगे, जैसे उनसे उनका बचपन छीन लिया गया था। उनकी ये बातें
बातें सुनकर प्रेस्टन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसका दिल करता है कि वो अभी अपने फादर के सीने से लिपट जाए। प्रेस्टन जल्दी से उनके पीछे बाहर की ओर भागता है, लेकिन तब तक वो जा चुके होते हैं। फिर वो उनके पीछे जाने के लिए अपने ड्राइवर हेनरी को ढूंढता है, लेकिन उसकी गाड़ी के साथ वो भी उसे कहीं नजर नहीं आता। ये देखकर प्रेस्टन उदास हो जाता है और अपने आप से कहता है कि पैसे के बिना कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अब वो फिर से अपने ऑफिस आ जाता है कि तभी शे अंदर आ जाती है और उससे कहती है कि वो उसे एक बहुत जरूरी बात बताने आई है, वरना वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन प्रेस्टन गुस्से में उससे कहता है कि उसे उसका नेकलेस मिल तो गया है, अब उसे और क्या चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से अपने नए घर में आकर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ क्विंगली, बिडरमैन और जूस आकर उसे पकड़ लेते हैं और क्विंगली उससे अपने $1 मिलियन वापस मांगने लगता है। लेकिन प्रेस्टन उससे सच बता देता है कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाते हैं कि सिर्फ 6 दिन में कोई कैसे इतने पैसे खर्च कर सकता है। सच्चाई पता लगने पर बिडरमैन क्विंगली को समझाता है कि वो यही तो चाहता था, एक नई पहचान जिससे पुलिस कभी उसे पकड़ न सके, और उसका ये मुश्किल काम इस बच्चे ने आसान कर दिया है। क्विंगली को उसका ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो कहता है कि इस काम में ये बच्चा उसके रास्ते की रुकावट बन सकता है। ये सुनते ही प्रेस्टन वहाँ से भागने लगता है और वो तीनों एक बार फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन प्रेस्टन इस घर के कोने कोने को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो उन्हें काफी देर तक परेशान करता रहता है और अपने तरह तरह के गैजेट्स और खिलौनों से उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटता है। मगर आखिर में वो तीनों से पकड़ ही लेते हैं कि तभी शे पुलिस की एक टीम के साथ वहाँ जाती है और बंदूक तान कर पूछती है कि उनमें से मैकिन्टोश कौन है। क्विंगली को लगता है कि मैकिन्टोश बनकर पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी, इसलिए वो उनसे अपने आप को मैकिन्टोश बताने लगता है। लेकिन ये सुनते ही पुलिस उसे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही बिडरमैन और जूस को भी उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और प्रेस्टन को बिना किसी पूछताछ के जाने दिया जाता है। लेकिन वो इस बात से दुखी था कि शे अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। शे प्यार से उसे कहती है कि अब से 10 साल बाद अगर वो उसे कॉल करेगा तो वो उससे मिलने जरूर आएगी। अब प्रेस्टन के फादर घबराते हुए उसके पास आते हैं तो वो उन्हें देखते ही उनसे लिपट जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। जब वो बाहर आता है तो उसका ड्राइवर हेनरी भी वहाँ खड़ा होता है, जो असल में उसके लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम लेने चला गया था। अब चूंकि वो साथ में काम नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लेकिन जाने से पहले हेनरी उसे अपनी फीलिंग बताता है कि पिछले कुछ दिन उसके साथ रहकर वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा है और वो हमेशा उसे मिस करता रहेगा। इसके बाद प्रेस्टन अपने फादर के साथ घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम और दोनों बड़े भाई उसका बर्थडे केक लेकर खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसके फादर उससे अपनी बर्थडे विश मांगने के लिए कहते हैं तो वो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास हमेशा से वो सब मौजूद था जो उसे चाहिए, और वो